माता बहनों और पितृशक्तियों को, अमर शहीदों को और आत्महत्याग्रस्त किसान और मेरी जो पीड़ित बहनें हैं उन सबको श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए दत्त जयंती 2016 के महोत्सव के निमित्त पर अगर हम आध्यात्मिक, धार्मिक, राष्ट्रीय, सामाजिक, मानवीय सब मूल्यों की तरफ अगर देखें तो एक तरफ धार्मिक आयोजनों की बहुत बड़ी बाढ़ आ रही है। जातिगत संगठन जगह जगह पर खड़े होकर अपने अधिकार की मांग करते हुए दिखाई देते हैं और सामाजिक संगठनों का तीव्र गति से उदय होने के बाद भी सामाजिक ग्लानि दूर नहीं हो रही है। आज समाज में जिस तरीके से माइनर्स पर या फिर नाबालिग बहनों के ऊपर जिस तरीके से आज अत्याचार हो रहे हैं, चाहे वो कोपर्डी के महाराष्ट्र की घटना हो जो निर्भया कांड से भी अति जघन्य है, तो ऐसे समय पर जो राष्ट्र, समाज और मानवता के सामने जो चुनौतियाँ, चाहे आतंकवाद के रूप में हो, उग्रवाद के रूप में हो, चाहे भौतिक आतंकवाद के रूप में हो या बाजारवादी प्रवृत्तियों के चलते हुए जो हमारी मूल संवेदना हमारी मूल संवेदनाओं को जीवंत करने का कार्य हो। मूलतः धर्म को अगर हम व्याख्यात करना चाहें तो वो सार्थक कर्म जो प्रत्येक स्थिति में मानवीय मूल्यों की रक्षा करता है उसको धर्म कहा जाता है। मेरे बात मैं जाति सूचक समाज व्यवस्था और जाति सूचक धर्म व्यवस्था का विरोधी हूँ सर्वप्रथम। दूसरा, भगवान के दरवाजे पर हम जब जाते हैं, ईश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर ने हमारे को सबको इंसान बनकर पहुँचाया है, इंसान बनाकर पहुँचाया है, पर हम इंसानों ने अपनी सुविधा के अनुसार जातियों का निर्माण किया और उसमें जो इंसान शक्तिशाली था उसने अपने आप को अगड़ा बनाया और जो दुर्बल था उसने अपने आप को पिछड़ा बनाया। जो शिक्षित हो गया वो अगड़ा हो गया, जो शक्तिशाली हो गया, जिसके पास ताकत थी वो अगड़ा हो गया, बाकी के पिछड़े हो गए। समाज की ये दूरियां कहीं ना कहीं खत्म होना चाहिए अगर हम अपराध मुक्त और भयमुक्त समाज की जब बातें करते हैं। आज हम आरक्षण आंदोलनों की बात करते हैं तो आरक्षण आंदोलन चाहे जाट आंदोलन हो, चाहे मराठा आंदोलन हो, मराठा आरक्षणों का आंदोलन हो, चाहे पाटीदार अनामत आंदोलन जो खड़ा हुआ है, ये सब आंदोलन किस तरीके से खड़े हुए हैं। अगर अपन पृष्ठभूमि को जाकर देखते हैं तो ओबीसी के आरक्षण के बाद में जो सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस का जो सर्वे हुआ था उसके बाद में हमारे समाज में, हमारे देश में सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस का सर्वे नहीं हुआ है। यूएनओ के अनुसार जो जातीय सेंसेक्स जो जातियाँ पिछड़ी है वो अभी भी जो है उनके मापन तक पहुंच नहीं पाई है। क्या यह कारण अपने स्थायी सदस्यता के बीच में आड़े आता है क्या? ये भी एक बड़ा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, जो जाति अगड़ी थी जिन्होंने खुद करके आरक्षण छोड़ा था, आज वो आरक्षण क्यों मांग रही है? उसका मूल कारण क्या है कि अगर आर्टिकल 16/4 को अगर हम देखते हैं तो उसमें बहुत स्पष्ट रूप से दिया है कि जो शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े उनको आरक्षण मिलेगा, परंतु आज जाति और धर्म के आधार पर भी आरक्षण देने की मांग की जा रही है, जो कि न्यायोचित है क्या, आने वाली पीढ़ी के लिए न्याय संगत है क्या, इसका विचार करना बहुत आवश्यक है। इसके बजाय क्या हम KG to PG फ्री एजुकेशन सभी वर्ग को नहीं दे सकते? क्या हम अगर हेल्थ सेक्टर में या फिर जो स्वास्थ्य क्षेत्र है उसमें हम जो है ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की सुविधाओं को समानांतर स्तर पर लाने का प्रयत्न नहीं कर सकते? जो शहरी क्षेत्र में मास्टर प्लान बनते, क्या ग्रामीण क्षेत्र में मास्टर प्लान नहीं बन सकते? वहाँ के बच्चों को क्या खेलकूद का अधिकार नहीं है? क्या वहाँ के बच्चों की कलाओं को प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है? क्या ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को अपने संस्कृति, अपने संस्कार प्रक्रिया के साथ जुड़कर मुख्य प्रवाह में आने का अधिकार नहीं है? क्यों उच्च शिक्षण लेने के लिए एक ग्रामीण क्षेत्र का जो है बेटा या बेटी आज शहर में आते हैं? आज 3,000 रुपये रूम भाड़ा देना पड़ता है, 2,000 रुपये खाने का देना पड़ता है, 1,000 रुपये मोबाइल का देना पड़ता है, माता पिता को बताना पड़ता है लोकेशन कहाँ पर है, उनकी सिक्योरिटी है या नहीं है। उसके बाद भी ये आरक्षण के चलते हुए उनको न्याय मिलेगा कि नहीं? 3 लाख रुपये प्रोफेशनल क्लासेस के लेने के बाद में भी आज धर्म की भी यह हालत है कि एक तरफ हम जिसको अन्नदाता बोल रहे हैं वो 12-12 दिन तक भूखा रहता है। आप फूड सिक्योरिटी बिल लेकर आते हैं और गरीबों का पेट भरने की आप गारंटी योजना चालू करते हैं, परंतु जो फूड पेट भरता है उस अन्नदाता जो आत्महत्या कर रहा है उसके क्रॉप कॉस्टिंग बिल के बारे में कौन विचार करेगा? आप कैशलेस सोसाइटी की जब अपन बात कर रहे हैं तो कैशलेस सोसाइटी का हम स्वागत करते हैं,
परंतु अगर हम देखें तो अमेरिका में अगर आप देखेंगे तो हाईवेज पूरे खाली पड़े रहते हैं, लूटपाट होती रहती है। तो हाईवेज के साथ में अगर आप देखेंगे कि कई सौ किलोमीटर तक पंप रहते हैं, उसमें आप $40 का आप जो है डीजल डाल सकते हैं, परंतु यहाँ पर तो लूटपाट होती है। सभ्य कहे जाने वाले अमेरिकी जब तूफान आता है तो तूफान आने के बाद में लाशों के ऊपर से जो है अत्याचार करते हैं और गहने उतारते हैं, और हमारे जो है लोकल ट्रेन में ब्लास्ट होता है तो जो है हम भारतीय लोगों के ऊपर जो है दोषारोपण करने वाले लोगों ने ये सोचना चाहिए कि ये भारतीय अपने घर की छत की चिंता न करते हुए लोकल ट्रेन में से जख्मियों को अपनी जान की परवाह न करते हुए निकालता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर जो कैश कार्ड है वो इसलिए सक्सेसफुल माना जा सकता है क्योंकि वहाँ पर मैन पावर कम है। यहाँ पर एक्सेस मैन पावर है, जो है उनको काम नहीं मिल पा रहा है। और अगर हम इस तरीके से अगर ट्रांजैक्शन की बात करेंगे, मैं नोटबंदी का समर्थन करता हूँ और उसका मैं पूरे और समर्थन करता हूँ, परंतु मैं चाहता हूँ कि छोटी छोटी मुद्राओं का विनिमय आपस में निरंतर होना चाहिए। ये भारतीय संस्कृति का परिचायक है और ये भारतीय संस्कृति की धरोहर है। इसलिए प्लास्टिक के बजाय हम क्यों ना सिक्कों पे जाएं या फिर छोटे छोटे नोट्स के द्वारा जो जिसको अगर जमा करना है तो बड़े नोट ही करेगा, वो छोटे नोट कभी नहीं करता। तो इसलिए छोटे नोटों को ज़्यादा चलन में लाना चाहिए ताकि जो गरीबी की रेखाओं से लड़ रहे हैं उनको जो है ट्रांजैक्शंस करने में या फिर उनको जो है आपस में जो है विनिमय करने में सुविधा जा सके। एक अगर 50 रुपये कमाने वाला व्यक्ति है, अगर 150 रुपये कमाने वाला गांव का व्यक्ति है, अगर वो परचून की दुकान पे जाएगा तो प्लास्टिक का कार्ड या फिर स्वैप नहीं कर सकता। वहाँ पर उसको 10 रुपये दे के तेल खरीदना ही है, 2 रुपये दे के नमक खरीदना है, 5 रुपये दे के मिर्ची खरीदना है और अपना दिन भर का खर्चा चलाना है। तो इसीलिए मेरे कुछ जो प्रश्न है वो मैं भाव आपको कर रहा हूँ। तो इसीलिए आरक्षण का मुद्दा हो, जो पिछले कुछ दिनों से जो जातीय व्यवस्था के आधार पर जिस तरीके से सामाजिक ढांचा तैयार हो रहा है, जब भारतीय संस्कृति अनेकता में एकता, वसुधैव कुटुंबकम और सत्य पर आधारित है, तो इसका बहुत स्पष्ट रेखांकन है कि अगर आज हम कहीं ना कहीं पर धर्म है क्या, अध्यात्म है क्या। आज 10 रुपये सैकड़ा ब्याज पर पैसा कमाने वाला भगवान के पीछे से जाकर VIP पास लेकर दर्शन करता है, और जो सच्चा भक्त है घंटों तक लाइन में खड़े होकर जो है अपने बच्चों को दुलारते हुए उनका रोना चुप करते हुए जो है भगवान के दर्शन के लिए जो है कतार में खड़ा हुआ दिखाई देता है। यही परिस्थिति अगर आप देखेंगे तो आज आप हमारी आधी आबादी को जो है समानता का अधिकार देने की बात कर रहे हैं, उनको आप मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं, सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, सबलीकरण की बात कर रहे हैं, पर दूसरी तरफ से आप कहीं उनको ग्लैमर डॉल बनाकर मॉडर्नाइजेशन के नाम पर एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं कर रहे। आप तालिबान को नाम रखते हैं कि महिलाओं को बेचते हैं, तो फिर दहेज के नाम पर आज महिलाएं क्यों जलाई जाती है, डायन प्रथा क्यों भी आज कायम है। आज भी देवदासी प्रथा के चलते हुए ये आपको निशान मेरे सामने दिख रहा है कि जो मैं 2300 देवदासियों को छुड़ा के जब लेके आया था तो उस टाइम पे ये सब अटैक हुआ था। पर मुझे ये समाज को बोलना नहीं था, परंतु आज की समाज की स्थिति मेरे को आज दुखद लगती है। और मैं कुछ समय से जो मैं इस दृश्य पटल से जो बिल्कुल अलग हुआ था, उसका मूल कारण ये था कि आज की सामाजिक व्यवस्था में मैं अपने आप को घुटन महसूस करता हूँ। बाजारवादी मानसिकता के आगे चलते हुए मैं अपने आप को जो है न्याय संगत या फिर तर्क संगत, या फिर मुझे लगता है कि अगर मैं गंभीर विषय पे भी बात करूँगा तो मेरा अंतर मन हंसता है कि सामने वाले को ये लग रहा होगा क्या नाटक की बात कर रहा है। आदर्शों की बात करना अपने देश में एक नाटक की बात हो गई कि बड़ी बड़ी बातें हैं, पब्लिसिटी कमाना है। राजनीति वंशवाद बढ़ाने की प्रक्रिया है, धर्म भगवान बनने का साधन है, और समाज सेवा ये पुरस्कार प्राप्ति का ध्येय है। और उसी के चलते हुए काला हिरण का शिकार करने वाले, करीना कपूर से विवाह करने वाले, जिसका कोई देश के लिए कंट्रीब्यूशन नहीं, उसको पद्मश्री मिल जाता है। और ए दिल ए मुश्किल के चलते हुए, राष्ट्रभक्ति के चलते हुए ए दिल ए मुश्किल तकलीफ में आ जाती है, और बाद में ए दिल ए मुश्किल के चलते हुए राष्ट्रभक्ति तकलीफ में आ जाती है। यानी हम भारतीय लोग खुद को कितना ठगते हैं, और हमारे को अपने अंतर चिंतन करने की जरूरत है कि राष्ट्रभक्ति के नाम पर एक पिक्चर का विरोध करने के बाद में, एक पाकिस्तानी कलाकार का विरोध करने के बाद में, जो पाकिस्तान चाहता वो तो हमने कर दिया, उसको सुपर डुपर हिट बनाकर 5 करोड़ के रुपए देकर या फिर उसकी लाश पर हम किस तरीके की राजनीति या राष्ट्रभक्ति का परिचय देना चाहते हैं। तो ये एक सामान्य प्रश्न सारे युवाओं के साथ में, सारे समाज के साथ में, परंतु ये हल नहीं है। हल इसका ये हो सकता है कि जैसे अभी अनाथ बच्चे,
अब में उनको आइडेंटिफिकेशन के लिए प्रॉब्लम आता है, उनको आइडेंटिटी नहीं मिलती। तो मैं भाई निवेदन कर रहा हूँ कि इस दत्त जयंती के निमित्त पर मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के जितने भी अनाथ बच्चे उनको मैं पिता का नाम दे रहा हूँ, ताकि उनको आइडेंटिटी नहीं लगे। अरे आइडेंटिटी के लिए उनको लड़ना नहीं पड़े, कास्ट सर्टिफिकेट के लिए उनको किसी के आगे नहीं जाना पड़े। दूसरा, जब एक मेरी बहन को गलत मजबूरी में गलत रास्ते पे डाल दिया जाता है और जिसको समाज व्यापार की नाम की संज्ञा देता है, तुम्हारे घर में तुम माँ बोलते हो, बहन बोलते हो, और जब नारी उद्धार की बात आती है या नारी कल्याण की बात आती है तो तुम व्यवसाय के नाम से टाल देते हो उसको, वेश्यावृत्ति को। तो ऐसे वेश्यावृत्ति के को अगर चुनौती हमारे को देनी है तो उसके लिए देखिए, आप एक बहुत सीधा सा उदाहरण आपको मैं देना चाहता हूँ। इस देश में इंदिरा गांधी जैसी कुशल नेतृत्व मातृशक्ति होकर गई, प्रतिभाशाली राष्ट्रपति हुई, उच्च भूषित पद पर आज ICICI का अगर आप उदाहरण देख लीजिए, आप स्टेट बैंक का देख लीजिए, भट्टाचार्य मैडम हैं, परंतु उसके बाद में भी आज क्या कमाटीपुरा बंद हुआ है? क्या आज का दिल्ली का रेड लाइट एरिया बंद हुआ है? परंतु एक राजा राम मोहन राय अपनी इच्छा शक्ति के चलते हुए संपूर्ण सती प्रथा को बंद कर देता है। तो मेरा ये बहुत स्पष्ट मत है कि जितने भी मेरे वेश्या बहनों के जो बच्चे हैं उनको पिता का नाम दूंगा। तीसरी बात, मांडव का इस बार हम जब मांडव जाते लोग आते हैं देखते हैं, पर मांडव झीलों का शहर माना जाता है। तो उस झीलों का प्राकृतिक सौंदर्य जीवंत रहे, उसके लिए अपन इस साल संकल्प ले रहे हैं कि पूरे मांडव के तालाबों की सफाई करेंगे और उनके बांध पर जो है पूरा इमली के पूरे जो पुरातन इमली है वो झाड़ लगाएंगे, और जो पुरातत्व विभाग के अंतर्गत जो इमारतें नहीं आती उनको हम दुरुस्त करने का भी काम करेंगे। अब एक हमारी जीवन आधार योजना है, मैं आप भाइयों के से यही प्रार्थना करूंगा कि ये योजना आप लोगों तक पहुंचाने का कार्य करें। ये योजना एक ऐसी योजना है, मैंने MGM अरविंदो सब लोगों से टाइप किया। मैंने कहा मेरे को CSR कुछ भी नहीं चाहिए, पर आपको अच्छा लगेगा कि हमने महाराष्ट्र में लगभग 3 लाख गरीब किसानों के लिए 10 लाख रुपए तक का ऑपरेशन फ्री शुरू किया है। वो कोई भी तरीके का हो, और सबसे पहला मोहन भागवत जी के हाथ से किडनी ट्रांसप्लांट का काम भी पूरा हो चुका है गेवराई जिले में। नाम पता आपको मैं दे दूंगा। और साथ में दवाइयाँ मुफ्त में रहती है, चेकअप मुफ्त में रहता है। जो रोड साइड मॉलेस्टेशन हो जाता है, जो मेंटली रिटार्डेड वुमेन्स रहती है, जो माता बहनें जो मेंटली रिटार्डेड रहती है, उनको ध्यान में ही नहीं रहता, वस्त्र का ध्यान नहीं रहता है, तो उनके साथ जो बलात्कार हो जाता है, प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उनके लिए एक रिहैबिलिटेशन सेंटर अपन ने चालू किया है औरंगाबाद में। फुटपाथ पे घूमने वाले बच्चे, जितने भी जो फुटपाथ पे घूमते थे, कचरा उठाते थे, हाथ भट्टी पे काम करते थे, जितने भी हाथ भट्टी पे काम करते थे, ईंट भट्टी पे काम करते थे, उन सब बच्चों को अपन ने टेक्निकल एजुकेशन और वैल्यू एजुकेशन देने का काम किया। जो बच्चा 50 रुपये के लिए क्राइम करता था, 50 रुपये के लिए क्राइम करता था, आज 15 से 20 हज़ार रुपये कमाता है। 300 कैदियों को अपन आप लोगों के शुभकामनाओं से, आप सब लोगों के सहयोग से आज मैंने आपको आनंद होगा कि आज मंदिर के पुजारी बनाने का कार्य पूर्ण हुआ। 1000 बच्चे पारधी समाज के हैं। 1000 पारधी समाज के बच्चे जब हम उनको लेके आए थे तो आप खुद मेरे साथ में, मेरी विनती है, मैं कई बार आपसे विनती कर चुका हूँ कि आप चलिए मेरे साथ, वो खामगांव का स्कूल देखिए, आपको एमराल्ड हाइट और उसमें कोई अंतर नजर नहीं आएगा। और 40 बच्चे जन्म से नहीं आए थे, हमें पत्थर मारते थे, काटते थे, बिगर देखे हमारे को पत्थर मारते थे। आज कल की स्पर्धा में 16 बच्चे नेशनल में आए हैं, UPSC की तैयारी कर रहे हैं, MPSC की तैयारी कर रहे हैं। पहला स्कूल है अपराध मुक्त और भयमुक्त समाज के लिए। आपको आनंद होगा, 1000 डिजिटल अपन लाइब्रेरीज गाँव में स्टैब्लिश कर रहे हैं, कंप्यूटर्स तैयार है। 1000 अपन जेलों में और गाँव में अपन डिजिटल जो है 1000 डिजिटल अपन जो है स्कूल्स चालू कर रहे हैं। 1000 पूरा कृषि तीर्थ चालू कर रहे हैं, अपरंपरागत ऊर्जा। और आपको एक आनंद की बात मैं और बताना चाहता हूँ, 1000 गांव का में से एक गांव का काम हमने पूर्ण कर दिया है नंदुरबार जिले में। वो हम 1000 गाँव में बिजली की व्यवस्था पूरी कर चुके हैं और बिजली का काम शुरू हो चुका है। बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए जो डंपिंग ग्राउंड है उसमें हमने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के माध्यम से जिन बच्चों के पास में, जिन युवाओं के पास में पैसा है वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं।
मैं खुद का ब्रांड नहीं बना रहा हूँ, मैं उन्हीं लोगों का ब्रांड बना रहा हूँ कि जो मेहनत करते हैं, जिनके पास में शिक्षा नहीं है और पैसा भी नहीं है, वो उस पर मेहनत करते हैं, और जिनके पास में एजुकेशन है परंतु उनके पास में जो है साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, वो उसकी मार्केटिंग करते हैं। हमने टाटा ग्रुप हो गया, हमने ओबरॉय ग्रुप हो गया, तो ये जो मैनुअल है, जो अपना ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, वो हम उधर सप्लाई वहाँ पर करते हैं। 3 गाँव में अपन अभी जो 3 जिलों को संपूर्ण रूप से एक अपन नीमच मुक्त कर चुके हैं, कुपोषण मुक्त कर रहे हैं। 30,000 गायों को हर साल हर महीने वैक्सीनेशन करते हैं। एक आनंद की बात आपको और बताना चाहता हूँ, आपको बहुत जल्दी दिखने वाला है। इंदौर आप छोड़ने के बाद से गाय और भैंसें कहाँ पर आती है तो उसके लिए प्लांट्स अलग लग जाएंगे। जो आपके किसी ने अगर क्रॉसिंग तोड़ दिया है, अगर डिवाइडर्स को तोड़ दिए तो उसके लिए अलग प्लांट्स लगेंगे। अगर कहीं पर जो है कहीं पर अगर स्क्वायर है या फिर जंक्शन है तो वहाँ पर अलग प्लांट्स लगा रहे हैं। टोल आने वाला है तो अलग है, ताकि स्पीड्स लिमिटेशन हो, और साथ में गायों के सिंग पर जो है रेडियम का काम लगाने का काम हम शुरू कर रहे हैं, जो पशुधन है उसके साथ में। परंतु इसी के साथ में हम बाजू में फ्रूट प्लांट लगा रहे हैं, ताकि उस फ्रूट प्लांट से जो जनरेशन होगा, उस जनरेशन से हम 14 साल का राइट ऑफ एजुकेशन खत्म होने के बाद में उसको सेल कर सकें। ये आपको काल्पनिक लगता होगा, पर हमने यथार्थ में इसको कार्य किया हुआ है। 700 SC समाज के बच्चे, 1700 HIV बच्चे हैं, जिन किसानों ने जब यहाँ पर कुंभ चल रहा था, भरे पेटों को देसी घी की पूरी और सब्जी खिलाई जा रही थी, 4-4 लाख रुपए में जिनका चरित्र नहीं हुआ, हमारे को चरित्र सिखा रहे थे। ऐसे समय पर 12,000 लोगों को हमने वर्ष भर का धान्य भरा है। और आपको सबसे अच्छी बात ये लगेगी कि 1,14,000 लोगों को पिछले 2 महीने के अंदर अपन ने वस्त्र वितरण का कार्य किया है। 25,000 ब्लैंकेट्स अपन दे रहे हैं। 2,000 गाँव में पानी की टंकियाँ बना दी है। गुजरात गवर्नमेंट ने अभी मॉडल विलेजेस में 5 हमारे को दिए। मोदी जी का गांव भी हमारे को आपके सबकी प्रार्थना से आज इंदौर का आप लोगों ने हमारे को यहाँ तक पहुँचाया है। मैंने तो आप लोगों को कुछ दिया नहीं, पर आप लोगों ने मुझे इतना प्रेम दिया है कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो आज 5 मॉडल विलेजेस दे रहे हैं, जिसमें हम 1.5 घंटे तक का पाइपलाइन गैस दे रहे हैं। स्लरी के हिसाब से, गोबर के हिसाब से जो कंटेन्स आते हैं उसके हिसाब से, उसमें अपन बायोमास से कोजनरेशन कर रहे हैं, बिजली निर्माण कर रहे हैं, अंडरग्राउंड सैनिटेशन है, डिजिटल लाइब्रेरी है, वेटरनरी है। और अपन ने अभी 40 वैन लिए, 6 वैन अपन ने इंदौर के लिए कि जो कि हमारा कर्तव्य है, स्वच्छता अभियान बोलने से नहीं होता, तो हमने वैन लिए कचरा ढोने के लिए। साथ में जिस गरीब बस्ती में पानी नहीं है, अवैध घोषित कर दी जाती परंतु पानी नहीं पहुँचता, वहाँ के लिए टैंकर भी ले लिए 6, अभी वो तैयार हो रहे हैं। 11 वेटरनरी मोबाइल हॉस्पिटल लिए, जो हाइड्रोलिक तरीके से उठाया जाता है। 24/7 किसी भी अगर एनिमल इंजर्ड हुआ तो उस एनिमल को अपन जो है सहायता प्रदान कर सकते हैं। उसके साथ में अपन ने आपने देखा कि ऊना का कांड हुआ और उसका सोल्यूशन किसी ने नहीं देखा। जाति का मेला लग गया, जाति का मेला लगा, नेताओं का मेला लगा। मुझे एक प्रश्न ये पूछना है कि ये नेता सब ऊना चले गए, पर उस्मानाबाद में 12 दिन तक एक दलित दंपत्ति, कांबळे दंपत्ति को गोरेगांव करके गांव है, मैं नाम बता रहा हूँ, ये तुलजापुर तालुका में है। आज किसानों की हालत इतनी बद से बदतर होती जा रही है कि आज हमारे से देखा नहीं जा सकता। मैं आपके सामने बोलना नहीं चाहता, परंतु मैं जब गया तो 3 बहनें ऐसी अवस्था में थी कि 3 बहनों के बीच में एक जोड़ कपड़ा था। उस दिन से मैंने संकल्प लिया कि अगर ये मेरी बहनें होती तो इसलिए हम ये कपड़े बांटते। इसके कारण ये नहीं, पशुओं के लिए गोद बनाए, क्योंकि फरवरी 2015 का जो सेंसेक्स है बीड़ जिले का, उसमें 7 लाख जानवर थे। अक्टूबर 2015 का जो सेंसेक्स आता है उसमें 6 लाख जानवर बचे। तो आप पशु खत्म कर रहे हैं, जंगल खत्म कर रहे हैं, जानवर खत्म कर रहे हैं, जल खत्म कर रहे हैं, यहाँ तक कि जननी को भी खत्म करने में लगे हुए हैं। तो हम कैसे बताएं कि धर्म और अध्यात्म आज जीवंत है इस देश में, संवेदना जीवंत है हमारे पास में। अगर मेरे जैसा किसान परिवार से आकर सामान्य व्यक्ति 15 लाख स्कॉलरशिप दे सकता है, 25 लाख प्लांटेशन कर सकता है। अपन रूरल टूरिज्म पे काम कर रहे हैं, ट्राइबलों को बढ़ाने के लिए ट्राइबल विलेजेस बनाकर टूरिज्म बना रहे हैं। ट्राइबल टूरिज्म है, फिर अपना जो है इको टूरिज्म है, मेडिको टूरिज्म है, उसके अलावा वॉलंटरी टूरिज्म अपन ने तैयार किया है। उसके सारे मेरे पास में पिक्चर्स हैं, आप सब ले सकते हैं उसको। वॉलंटरी टूरिज्म तैयार किया हुआ है। इतना ही नहीं,
अभी हमने जितने भी जो गरीब बच्चे किसानों के अल्पभूधारक किसानों के बच्चे थे, जिन किसानों ने आत्महत्या की, आप एक बात पता करें, खुद सर्वे करें कि मैं प्रत्येक के घर जाके आया हूँ, बच्चियों की शादी की है, बच्चों के एजुकेशन की व्यवस्था की है, और जो बच्चे शिक्षित थे उनको नौकरी की तुल्यता लगा दी गई है। अभी पहला इस देश का रूरल हब हम कोपरडी में ला रहे हैं। जहाँ जहाँ बलात्कार हुए हैं वहाँ पर हमने बसेस दिए, स्कूल बसेस। पठारी इलाके रहते हैं, झुड़पी जंगल रहते हैं, जंगल कट चुके हैं तो बमूल के जंगल रहते हैं। बच्चियों को आने में, बहनों को, छोटी छोटी बहनों को कैसा है कि उनकी मानसिकता ऐसी रहती है कि जो तेज रहती है और जो दोस्ती ज़्यादा कर लेती हैं, अपनी सहेलियाँ ज़्यादा रहती हैं, तो वो बहुत तेज़ी से निकल जाती है। और जो पढ़ने वाली या फिर कुछ एकदम गंभीर किस्म की रहती है वो धीरे धीरे आती है। अब 7-7 किलोमीटर दूर पर गांव में स्कूल रहते हैं, तो उसका फ़ायदा ये जो दारू पीने जो एडिक्टेड लड़के रहते हैं या फिर जिनकी नीयत खराब रहती है, अपने तो आपको मालूम है मानसिकता, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता उस विषय में। तो उनको रोकने के लिए फिर हमने क्या किया कि सबसे पहले माता पिता को सुरक्षितता मिलना चाहिए, तो सीसीटीवी कैमरे लगाए। जो केजरीवाल बोलता गया मैंने करा है, सीसीटीवी कैमरे लगाए, मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया है, मैसेजिंग मैसेजिंग अलर्ट सिस्टम लगाया है। ड्राइवर, कंडक्टर ये कुलधरण से आए हुए हैं, तो समीर पाटिल, ये आपको पूरा बता दें कि यही देखते हैं। इनके गांव में 12 साल की बच्ची पर सर यहाँ तक पत्थर डाल दिए थे, 12 टॉवेल अंदर घुसे हुए थे। मैं वर्णन नहीं कर सकता। तो इतना विभत्स कांड हुआ था, तो वहाँ पर हमने बसेस दी। हमने वहाँ पर जितनी भी परित्यक्ता महिलाएं, जितनी भी बेहोशी महिलाएं बहनें थी, उनको हमने ट्रेनिंग सेंटर्स चालू किए, उनको अपने सिक्योरिटी गार्ड के रूप में तैयार किया। जो भी बच्चे स्कूल के सामने आकर खड़े होते हैं उनसे हम पूछते हैं कि अब वाई यू हैव कभी है, आपके गाड़ी का नंबर क्या है, उनके फ़ोटो खींच लेते हैं। देशी दारू की दुकान के सामने वो लोग रहते हैं, चौराहे पे रहते हैं। कई बार माता पिता स्कूल तक जाते हैं, तब तक गंभीर रहते हैं, परंतु आप मुख्यतः देखें क्लासेस में जब बच्चे जाते हैं या फिर कभी होटल से रेस्टोरेंट, तो उस तरफ आप माता पिता का बहुत गंभीरता से कहाँ हो इतना पूछते हैं, उसके इन सहेली के साथ हूँ या इस दोस्त के साथ हूँ इतना पूछकर छोड़ देते हैं। तो हमने वहाँ पर भी ऑब्जर्वेशन के लिए टीम लगाई और हम पूरा के पूरा डाटा कंफर्म करते हैं और पुलिस को ये देते हैं कि इनका ये चाल चलन है, आप इन पर मॉनिटरिंग करना चालू करिए। तो एक सोशल क्राइम को कंट्रोल करने का ये हमने ये पैटर्न चालू किया हुआ है। तो कुपोषण का विषय हो, उसके अलावा अगर मैं आपको बताना चाहूँगा तो इतनी लंबी फहरिस्ती है। अभी अब कल महापर्यावरण यज्ञ अपन कर रहे हैं,